हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है हंटिंगटन डिजीज और कोरिया भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो हंटिंगटन डिजीज जो है वो ओरिजिनली जो बोली जाती है वो हंटिंगटन कोरिया के नाम से जानी जाती है और ये ग्रीक वर्ड है हमारा। ठीक है, तो ये जो है इसमें इसको क्या बोला जाता है, कोरिया इज द ग्रीक वर्ड्स यूज फॉर डांसिंग। तो कोरिया वाले जो लोग थे इस वर्ड्स को डांस के लिए यूज करते थे। ठीक है, मतलब डांस बोलते थे कि इस टाइप का एक डांस होता है। इट इज बिकॉज ऑफ द इनवॉलंटरी मूवमेंट एसोसिएट विद द कंडीशंस कैन लुक लाइक फ्रैकी डांसिंग। तो ये क्यों बोला जाता था, क्योंकि इसकी जो जो इनवॉलंटरी मूवमेंट थी, यानी कि जो मूवमेंट्स हमारी इच्छा से नहीं होती हैं वो मूवमेंट्स इसके अंदर थी, और ऐसी कंडीशन को फ्रैकी डांसिंग के नाम से जो है जाना जाने लगा। ठीक है, फ्रैंकी डांसिंग जो होती है उसमें भी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स की जाती है, और ये जो डिजीज होती है इसके अंदर भी इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है, इसलिए इसके नाम से इसको जाना जाने लगा। ठीक है, तो सिम्टम्स जो है वर्सन्स ऑफ टाइम एंड डिजीज ऑफन रन इन फैमिली। और ये जो डिजीज है ये परिवारों में जो है फैलती जाती है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं, और लोग इसमें क्या करते हैं, पीपल विद द 1% विद HB इन रिस्क ऑफ देम द डेवलपमेंट इन द 50-50। तो इन्होंने बताया है कि जिन भी परिवारों में माँ या बाप में से किसी को भी 1%, मतलब किसी को भी 1% को अगर ये इस प्रकार की डिजीज है, हमारी जो हंटिंग वाली डिजीज है वो है, तो इसमें जो रिस्क है वो कितना है, वो जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे के अंदर 50-50 चांस है कि वो बीमारी बच्चे के अंदर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके की बीमारी होती है, और ये हमारी जो है बीमारी नर्वस सिस्टम की होती है, इसमें नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मूवमेंट इनवॉलंटरी मूवमेंट इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो डेफिनेशन जो बताई गई है इसमें इनसे यही बताया भी, जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज। तो ये जो हमारी बीमारी होती है ये हमारी जेनेटिक होती है और ये ट्रांसफर होती है, और इसका जो सिस्टम होता है वो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम की बीमारी है ये हमारी। ठीक है, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बताई गई है कि इसमें अबनॉर्मल मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है पर्सन, जिसको भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसके अंदर भी कोरिया के नाम से जाना जाता है। इंटेलेक्चुअल डिक्लाइंस हो जाता है इसके अंदर, यानी कि इसमें जो ब्रेन का जो काम करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, और इमोशनली डिस्टर्बेंस हो जाता है इंसान, यानी कि इमोशन भावनाओं के तौर पर वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। प्रोग्रेसिव लैंडिंग टू डिसेबिलिटी एंड दैट डेथ विद इन 50 से लेकर 20। तो इन्होंने बताया कि 15 से 20 साल तक अगर ये बीमारी रहती है ना, तो क्या करती है, जब इस बीमारी की प्रोग्रेस होती है तो क्या लीड होता है इसमें, डिसेबिलिटी, या तो इंसान अपाहिज हो जाता है, यानी कि विकलांग हम जिसको बोलते हैं, तो अपाहिज हो जाएगा, या फिर 15 से 20 साल में इसकी डेथ हो जाती है। तो यही इसका लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, तो समझ में आई कि ये जो है ये हमारे न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, ट्रांसमिटेड डिजीज है। ट्रांसमिटेड यानी कि एक से दूसरे में जाने वाली, जैसे माता पिता से बच्चों में आने वाली, और हमारी जेनेटिकली भी वही होती है कि जेनेटिकली ट्रांसमिटेड का मतलब हो जाता है बच्चों से बच्चों के माँ बाप से बच्चों में, और उसके बच्चों से उसके बच्चों में ये आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हंटिंगटन डिजीज बोली जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके कोज क्या रहते हैं, किस वजह से ये हमारी ज्यादा फैलती है। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं एटियोलॉजी। तो एटियोलॉजी में इन्होंने बताया है कि इसके जो रीजन होते हैं वो अननोन रीजन भी हो सकते हैं, यानी कि कोई बिना कारण के भी चीजें पाई जाती है। एजिंग फैक्टर, उम्र के हिसाब से भी चीजें देखी जाती हैं, और भाई जेनेटिक तो होती ही होती हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये हो सकती हैं। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द डोपामाइन। तो डोपामाइन जो हमारा हार्मोन्स होता है उसके ज्यादा, उसकी कंसंट्रेशन जो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और डिस्क्रीज हो जाता है हमारा, जैसे कि इसमें हमारा गाबा गाबा प्रोडक्शन से, अगर हमारा एक्टे कॉलिन से जो हमारा सबकॉन्शियस होता है, अगर उसकी प्रोडक्शन कम होनी स्टार्ट हो जाती है तो भी ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। हवा के नाम से टैबलेट भी आते हैं, और ये हमारा जो है प्रोडक्शन कम होने की वजह से होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर इन्होंने बताया कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इसमें। हालो सिंटेशंस बताई गई है इसमें, जो कि मति भ्रम हो जाता है, यानी कि मति भ्रम यानी कि माइंड का कम काम करना, बुद्धि का कम चलना, तो इस तरीके से जिसको मति भ्रम बोल देते हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंस तो होगी, भावनाओं में प्रॉब्लम क्रिएट होनी जाएगी। ठीक है, और डिल्यूशंस होना स्टार्ट हो जाएगा, ये भी एक तरीके का भ्रम और इल्यूजन पैदा करने वाली चीज है। ठीक है, पैरानाइड थिंकिंग हो जाएगी, जैसे कि पागलों वाली सोच हम जिसको बोल देते हैं, पैरानाइड थिंकिंग यानी कि पागलों जैसी बातें करना स्टार्ट करना। ठीक है, और वही हमारा इसके अंदर बिकम ऑफ द डिस डिसऑर्गेनाइज्ड जो है चीजें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज है वो कम्प्लीटली नहीं हो पाती है, और इसमें जो कंस्टेंट हमारा होता है, जैसे कि ट्विस्ट होना, किसी अनकंट्रोलेबल जो हमारी मूवमेंट्स होती है इंटर बॉडी होकर टू द डिजीज प्रोग्रेस। तो जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी जो मूवमेंट होती है बॉडी की, जैसे कि मुड़ना, ऐठनाना, या फिर मूवमेंट जो है वो कंट्रोल ना होना, इस तरीके की दिक्कत जो है बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है,
और इसके अंदर क्या हो जाती है हमारी, इसमें कोरियोफॉर्म मूवमेंट्स तो होती हैं, डांस लाइक मूवमेंट, जो कि हमारी पहले जो कोरिया के अंदर डांस का नाम है उस तरीके की मूवमेंट्स होना स्टार्ट हो जाती है। इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो हमारी बुद्धि है उसका हार्श होना, यानी कि बुद्धि कमजोर होते जाना या कम हो जाना, हमारे ब्रेन का वर्क फंक्शन कम हो जाना, तो इस तरीके की दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। इंसान सोचने समझने की, डिसीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है उसके अंदर। फेशियल मूवमेंट जो है उसमें वो अलग तरीके की हमारी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फेस जो है अलग अलग टाइप का बनाना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि टाइज और जर्मिसेस, चिंग और स्वेलिंग और डिफिकल्ट, उसमें खाना खाने में, चबाने में और खाने को निगलने में भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये इतनी सारी दिक्कतें जो हैं वो हमारी इस बीमारी के अंदर होती हैं। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर जब हम इसमें देखते हैं तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन कुछ भी हो, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन तो होता ही है, तो हिस्ट्री कलेक्शन लिया जाएगा हमारा, पिछला भी जो प्रेजेंट में है वो भी। ठीक है, तो हिस्ट्री कलेक्शन से साथ सीटी स्कैन है वो कराया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा कि कौन सी मसल्स है, कौन सा एरिया किस तरीके की मूवमेंट कर रहा है, और एमआरआई ये तो करानी ही होती है। तो ये सारे के सारे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर हमारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैनेजमेंट के अंदर। तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट है, इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे ड्रग्स दिए गए हैं, जैसे कि एंटा डिप्रेसेंट्स जो होते हैं, जो डिप्रेशन को कम करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, और डाइजापाम्स भी जो हमारी इसी बीमारी को कम करने के लिए दी जाती है। सॉफ्ट डाइट जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए पेशेंट को, और उसमें गुड जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड करना चाहिए पेशेंट को। और इसमें हालोपेराडोल्स ये हमारे टैबलेट का नाम है, जो कि क्या करती है, ब्लॉक करती है डोपामाइंस टू कंट्रोल अबनॉर्मल मूवमेंट। तो अबनॉर्मल मूवमेंट जो हो रही है उसको कंट्रोल करने के का काम करती है और डोपामाइंस को कंट्रोल करती है। तो ये टैबलेट, ये दवाइयाँ जो है दी जाती हैं। हेल्थ एजुकेशन शुड बी गिवन पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स। तो हेल्थ एजुकेशन जो है वो तो पेशेंट को और उसके परिवार को दी जानी चाहिए। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना चाहिए, और इसके बारे में जो शिक्षा है वो भी देना चाहिए कि ये प्रॉब्लम किस तरीके की है, किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, किस तरीके से पेशेंट की केयर करनी है। आगे आ जाती है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर जो हमारी चीजें हैं वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले नर्स जो है वो क्या प्रोवाइड कराएगी पेशेंट को, तो नर्स जो है सबसे पहले अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है पेशेंट को, जो कि कंफ्यूजन और हमारे एंजल्स की जो बातें होती हैं उनको दूर किया जा सके। ठीक है, तो कंफ्यूजन और फालतू की जो चीजें होती है, मति भ्रम की जो चीजें होती है उनको दूर किया जाना चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना पेशेंट को। दूसरा, पेशेंट को हालोक्वेंटेड जो चीजें होती है, यानी कि उनको अंधेरे में कुछ तरीके का इल्यूजन वगैरह हो रहा है तो प्रकाश की चीजें यानी कि लाइट वगैरह का प्रबंध जरूर रखना है, यानी कि अंधेरे में कुछ इल्यूजन या कुछ इस तरीके के मति भ्रम वाली चीजें उसे दिखाई दे उससे पहले आप क्या करेंगे, लाइट का और प्रकाश का पूरा प्रबंध रखेंगे। अवॉइड करेंगे सेडेटिव जो ड्रग्स होते हैं वो अवॉइड करने हैं। मेडिकेशन इंड्यूस्ड कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन को क्रिएट करने वाले जितने भी हमारी मेडिसिन दवाइयाँ होती है, सेडेटिव ना से या नींद की दवाइयाँ होती है तो वो भी अवॉइड करनी है। मेंटेन करनी है क्वाइट और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, तो आप करेंगे ही नॉइस रिड्यूस, जिसमें आवाज वगैरह बिल्कुल ना हो, शोर शराबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कर्टन क्लोज्ड, जो पर्दे वगैरह वो भी लगे होने चाहिए। प्राइवेट रूम होना चाहिए, और लाइट जो है वो हल्की हल्की होनी चाहिए, यानी कि डिम लाइट होनी चाहिए। तो इस तरीके की कंफर्टेबल इन्वायरमेंट जो है वो पेशेंट को आपने प्रोवाइड कराना है, ताकि उसे अच्छे से नींद आ सके और वो रेस्ट कर सके। दूसरा, प्रिवेंट करनी है आपने जो स्किन के ब्रेक डाउन, स्किन फटने की वजह से, स्किन पे चोट लगने की वजह से जो दिक्कत हो सकती है, इंजरीज हो सकती है, उसकी रोकथाम आप करेंगे। ठीक है, और पैड द साइड एंड हेड ऑफ द बेड, तो बेड जो है उसके दोनों साइडों में पैड वगैरह यानी कि एंगल वगैरह लगे होते हैं, ताकि पेशेंट जो है नीचे गिरे ना, उसे चोट ना लगे, तो इस तरीके का बेड प्रोवाइड करना है। दूसरा, आपने इंकरेज करना है पेशेंट को, तो अपनी मसल स्टोन को असिस्टेंट करे इस तरीके से अपनी, चाहे वो किसी तरीके की एक्सरसाइज करे या कुछ भी किसी भी तरीके की चीजें अपनाए, और वो अपने मसल स्टोन को मेंटेन रखने के लिए इंक्रीज करना है अपने पेशेंट को। ठीक है, तो डाइट और एक्सरसाइज तो बहुत सारी चीजें उसके लिए हो सकती हैं। और पेशेंट को आपने क्या करना है, बेड और चेयर विद ए पैडेड प्रोटेक्टिव डिवाइस मेकिंग श्योर दे आर लूजिंग फ्रिक्वेंटली, तो आपने पेशेंट को जो चेयर और जो भी उसकी टेबल है वो पैडेड होनी चाहिए, यानी कि वो सहारे और आरामदायक होनी चाहिए, ताकि पेशेंट जो है वो किसी भी तरीके की दिक्कत ना रहे, किसी भी तरीके का डर उसे ना हो। ठीक है, तो इसमें आपने पेशेंट को और क्या करना है, इसमें अपराइट पॉसिबल विल द फीडिंग, और स्टेबलाइज पेशेंट हेड जेंटली विद वन हैंड विल्स फीडिंग, तो आपने पेशेंट को जब कुछ खिला पिला रहे हो तो उसमें थोड़ा सा सर जो है पेशेंट का ऊपर की तरफ उठा करके रखना है, या कुछ भी खिला पिला रहे हो, फीड करा रहे हो पेशेंट को, तो ध्यान रखना है कि आप अपराइट करके रखेंगे उसके हेड को। ठीक है, नेक्स्ट आपने टीच करना है रेगुलर मॉडरेट करना एक्सरसाइज के लिए, रिड्यूस स्टिफनेस एंड ट्रेमर, यानी कि झटके अगर किसी प्रकार के लगते हैं या ऐठन हो गई है तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, और उसे एक्सरसाइज सिखाएंगे कि भी आपने किस तरीके की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, और असिस्ट करना है एक्टिविटी, जो डेली लिविंग की जो हमारी एक्टिविटी होती है, और इमोशनल सपोर्ट होता है, और हमारी प्रोफेशनल जो फाइनेंस
जो हमारी फाइनेंशियल से और कंसर्न होती है उसके बारे में भी उसे बताएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक स्थिति की पोटेंशियल्स के बारे में, इमोशनल सपोर्ट आप उसको देंगे, भावनात्मक तौर पर सहारा उसे देंगे, और डेली रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली जो एक्टिविटीज है उसको भी असिस्ट करेंगे आप पेशेंट को। तो ये सारी चीजों का रखेंगे ध्यान, और एजुकेट आप पेशेंट को करते रहेंगे, उसका हौसला जो है वो बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, उसकी गलत फहमियां, उसकी जो भ्रम है वो भी दूर करते रहेंगे, उसका जो फियर वगैरह है वो उससे उसका निकालते रहेंगे। तो इसमें जब नर्सिंग डायग्नोज के अंदर जब चीजें आती हैं, तो नर्सिंग डायग्नोज के अंदर आपने क्या करना है, रिस्क इंजरी रिलेटेड टू फाल डू द कांस्टेंट मूवमेंट। तो इसमें अब जब हम नर्सिंग डायग्नोज करेंगे तो इसके अंदर किस चीज से रिलेटेड देखेंगे आप, इसमें हमारी जो मूवमेंट्स हैं, यानी कि हमारी चोट लगने से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, गिरने और चोट लगने से या किसी भी तरीके की जो मूवमेंट्स है उससे रिलेटेड चीजें आप देखेंगे। दूसरा इम्बैलेंस, हमारा न्यूट्रिशन देखेंगे जो कि लेस देन बॉडी रिक्वायर, जो कि हमारी बॉडी रिक्वायर के हिसाब से कम है, यानी कि बॉडी की जरूरत के हिसाब से कम है, उससे रिलेटेड भी चीजें आप देखेंगे, इंडिकेट करेंगे। इनटेक जो भी आप ले रहे हैं, स्वेलिंग और चोइंग डिफिकल्टीज की भी, खाने में, खाना खाने में, चबाने में और खाने को निगलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चीजें भी आप डायग्नोसिस के अंदर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट इसके अंदर दिया है डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू इम्प्रेड सोशल इंटरेक्शंस। तो आपने क्या करना है, आपने जो थॉट प्रोसेस है, जो बिगड़ा हुआ थॉट प्रोसेस है, उससे रिलेटेड जो हानि होती है सोशल इंटरेक्शंस करने में, सोसाइटी के साथ मिलने में या सामाजिक होने में, जो कमी आपको लगती है या जो हानि आपको होती है अपने डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस को लेकर के, कि भी मैं तो अच्छे से बात नहीं कर पाता, मुझ में ये कमी है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, तो वो सामाजिक इंटरेक्शंस आप नहीं कर पाते किसी भी कमी की वजह से, तो उन चीजों पर भी ध्यान देना है कि भी पेशेंट के अंदर अगर इस तरीके की चीजें हैं कि वो सोशल इंटरेक्शंस करने के लिए उसके थॉट प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब है, तो ये भी आपने चेक करना है, डायग्नोज करना है। दूसरा, एंजाइटी से रिलेटेड जो कम्युनिकेशंस में कमी आ गई है या कम्युनिकेशंस की कमी की वजह से उसे एंजाइटी हो रही है, तो उस चीज पर भी आप ध्यान देंगे, डायग्नोज करना है आपने ये चीज भी। तो ये हमारी जो डिजीज है ये हो गई है कंप्लीट। तो वही बड़े ध्यान से करनी है अपने डिजीज से, और ये एक मेंटली प्रोसेस है, ये हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ है और नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज ये हमारी है। तो ब्रेन के और जो नर्वस सिस्टम के प्रोसेस के डिस्टर्ब होने की वजह से इस तरीके की चीजें होती हैं, जो कि एक डांस का नाम दिया गया लाइक डांस, यानी कि उसी तरीके का डांस होता है जो अब नॉर्मल मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो वही मिलते हैं इसी के साथ, नई डिजीज के साथ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।